31 नंबर है कि पौधों में जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी उत्तक है। फ्लोएम, जाइलम, पेरेन्काइमा या कैम्बियम। तो पौधों में जल के परिवहन के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी है? तो जब जल का पूछा जाए तो इसका जाइलम हो जाता है, और जब भोजन का पूछा जाए तो उसका फ्लोएम हो जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जाइलम। तो पौधों में जल का परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी है? जाइलम। अगला सवाल है, पौधों में भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी उत्तक है। अब की बात पूछा गया है भोजन के परिवहन के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम। क्या हो जाएगा? फ्लोएम। अगला सवाल है कि पौधों के वायवीय भागों में वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? पौधों के वायवीय भागों में वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? स्थानांतरण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन या बिंदु स्राव। तो पौधों के वायवीय भागों से जो वाष्प के रूप में पानी बाहर निकलती है उसे कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन। अगला सवाल है, रक्त में एक तरल माध्यम होता है जिसे क्या कहते हैं? लसिका, प्लाज्मा, सीरम या फिर जल। तो रक्त की बात जब हम करते हैं, संरचना की बात करते हैं, तो रक्त दो माध्यम से मिलकर बना होता है, एक ठोस और एक तरल। तो इसमें जो है तरल माध्यम पूछा गया है जो कि प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा। तो तरल में, रक्त में जो तरल माध्यम होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। अगला सवाल है, रक्त का कौन सा घटक थक्का जमने में मदद करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा या फिर प्लेटलेट्स। तो रक्त का कौन सा घटक रक्त को थक्का या जमाने में मदद करता है? तो रक्त प्लेटलेट्स जो है रक्त में पाए जाने वाले होते हैं कण जो थक्का बनाने में मदद करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला सवाल है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? यहाँ पे सवाल इस प्रकार भी बनता है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं या फिर वेश्म पाए जाते हैं। तो कक्ष, कोष्ठ और वेश्म एक ही होते हैं। तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 4। मानव हृदय में होता है 4 वेश्म, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि पूछा जाए मेढक में कितने कक्ष होते हैं, तो मेढक में होता है 3। और यदि पूछा जाए मछली में कितने होते हैं, तो मछली में होता है 2। तो 2 होता है मछली में और 3 होता है मेढक में। और मनुष्य में होता है कितना? मनुष्य में होता है 4। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है कि कौन सी रक्त वाहिकाएं ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़े से हृदय तक ले जाता है? कौन सी रक्त वाहिका ऑक्सीजन युक्त फेफड़े को हृदय तक ले जाता है? फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा या महाधमनी या फिर महाशिरा। तो शुद्ध रक्त को लेके जो जाता है रक्त, वो हृदय तक पहुंचाता है, और हृदय तक पहुंचाने वाले को कहा जाता है धमनी। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फुफ्फुस धमनी। अगला सवाल है, किन रक्त वाहिनियों या वाहिकाओं में बल्ब होते हैं? धमनियों में, शिराएं में, केशिकाएं में या सभी में। तो किस रक्त वाहिकाओं में बल्ब होते हैं? बल्ब कहा जाता है इस प्रकार से जो नस होते हैं उसमें इस प्रकार से लगा हुआ रहता है, जिससे इधर से आने वाली रक्त जो है आ जाती है, परंतु इधर से लौटती नहीं है। और ये पाई जाती है शिराओं में। किस में पाया जाता है? शिराओं में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि रक्तचाप मापने के लिए उपयोग किया जाता है। रक्तचाप को इंग्लिश में कहा जाता है बीपी, जिसे ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। और इसको मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है थर्मामीटर, बैरोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर या स्टेथोस्कोपमीटर। तो रक्तचाप मापने वाले यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी से सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक स्वस्थ वयस्क में सामान्य सिस्टोलिक या डायस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? इसका मतलब सामान्य मनुष्य में जो है बीपी कितना होता है? तो बीपी का मान किसी भी सामान्य मनुष्य में 120
120/80 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक का मान 120/80 होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी, महाशिरा, फुफ्फुस धमनी या फिर केशिकाएं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। कौन है? महाधमनी। अगला सवाल है दोहरा परिसंचरण किसकी विशेषता है? मछली की, उभयचर की, स्तनधारी की या सरीसृप की। तो दोहरा परिसंचरण तंत्र मनुष्य में पाया जाता है और मनुष्य जो है मैमेलिया वर्ग में आता है। तो स्तनधारी जीव हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि मानव हृदय के किस तरफ ऑक्सीजन रहित रक्त होता है? दायां भाग, बायां भाग, दोनों भाग, ऊपरी आधा भाग। तो मानव हृदय के किस तरफ ऑक्सीजन रहित रक्त होता है? तो ये हो जाएगा दायां भाग। कौन सा भाग हो जाएगा? दायां भाग। अगला सवाल है पौधों में जल के ऊपर की ओर गति को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, रसारोहण, स्थानांतरण या परासरण। तो पौधों में जल की ऊपर की ओर जो गति होती है उसे रसारोहण कहते हैं या इसे मूल दाब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल दाब। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रसारोहण। अगला सवाल है 45 नंबर है कि लसिका रक्त प्लाज्मा के समान है लेकिन रंगहीन होता है और इसमें कम मात्रा में क्या होता है? ऑप्शन हमारा है प्रोटीन, जल, वसा या फिर ग्लूकोज। तो लसिका में कम मात्रा में क्या होता है? अगला सवाल है मानव वृक्क किडनी की उत्सर्जन इकाई क्या है? न्यूरॉन, वृक्काणु, वायुकोशिका या फिर दीर्घरोम। तो किडनी जो बनाता है, मानव वृक्क जो बनाता है, किडनी जो बनाता है, उसकी इकाई होता है नेफ्रॉन और नेफ्रॉन को हिंदी में कहा जाता है वृक्काणु। तो हमारा आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। और यहाँ पे जो न्यूरॉन आंसर है ये मनुष्य के मस्तिष्क की इकाई है। यदि पूछा जाए कि मनुष्य के मस्तिष्क की तंत्रिका तंत्र की सबसे मूल इकाई क्या है तो उसका आंसर होगा न्यूरॉन। और जब पूछा जाए मानव वृक्क किडनी की इकाई कौन सी है तो इसका आंसर होगा नेफ्रॉन, जिसे हिंदी में वृक्काणु भी कहा जाता है। अगला सवाल है मनुष्य में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट है अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया या फिर क्रिएटिनिन। तो मनुष्य में मुख्य नाइट्रोजनी पदार्थ है यूरिक अम्ल। क्या है? यूरिक अम्ल। अगला सवाल है वृक्क में रक्त को छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चयनात्मक पुनर्अवशोषण, नलिकाकार स्राव, अति सूक्ष्म निस्यंदन या परासरण। अति सूक्ष्म निस्यंदन को अल्ट्राफिल्ट्रेशन भी कहते हैं और मनुष्य में रक्त की छानने की प्रक्रिया कहलाती है अल्ट्राफिल्ट्रेशन अर्थात अति सूक्ष्म निस्यंदन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि शरीर में मूत्र अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है? वृक्क में, मूत्रवाहिनी में, मूत्राशय में या फिर मूत्र मार्ग में। तो शरीर में मूत्र अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है? तो वो होता है मूत्राशय में। कहाँ पे होता है? मूत्राशय में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मूत्राशय में संग्रहित होता है जो फिर मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है और मूत्राशय में अस्थायी रूप से रहता है, फिर वो जो है मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाता है। अगला सवाल है कि जब वृक्क काम करना बंद कर देते हैं तो अपशिष्ट पदार्थों को अलग करने के लिए जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती है वो प्रक्रिया क्या है? डायलिसिस, प्रकाश संश्लेषण, रक्ताधान या उत्सर्जन। तो जब वृक्क काम करना बंद कर देता है तो वहां पे एक मशीन के द्वारा वो वृक्क का कार्य किया जाता है जिसे हीमोडायलिसिस मशीन कहा जाता है और इस प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायलिसिस। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, डायलिसिस।